हेलो वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब विथ एनएस स्क्वायर में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। बेसिकली वो इंट्रो था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो कौन से टॉपिक पे होगा उससे रिलेटेड। तो दोस्तों आज फिर मैं वो वीडियो स्टार्ट करूँगा। वो बेसिकली जो वीडियो था वो था क्लास 8 साइंस के जो चैप्टर्स हैं एक एक। बहुत सारे बच्चों को इन सब चीज़ों में परेशानियां होती हैं कि वो समझ नहीं पाते बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है साइंस का। तो उस कॉन्सेप्ट को वो सारी जो उनकी परेशानियां उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इंट्रो में दोस्तों मैंने जो चैप्टर के बारे में डाला था वो बेसिकली था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे क्रॉप जो होता है वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है और फिर उसका मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है उस लेवल पे। तो बेसिकली दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे यूपी बोर्ड से जो स्टूडेंट है उन्हें भी इससे कुछ हेल्प मिले और एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें बेनिफिट्स हो, उन्हें जो कॉन्सेप्ट हो। बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो उनको आसानी से समझ में आ सके जो भी इधर कॉन्सेप्ट जो है इन सब चीज़ों का वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 साइंस का, वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। उससे पहले हम दो कैरेक्टर के बारे में जानेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो बेसिकली एनसीईआरटी के बुक्स में दिए होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है हमारा बूझो एंड सेकंड कैरेक्टर जो होता है पहेली। इन दोनों का आपस में आर्गूमेंट चलता रहता है, कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है कोई किसी को आंसर देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एनसीईआरटी में। तो बहुत सारी चीज़ें ये खुद ही क्लियर कर देता है। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है। तो बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो बुक्स खुद ही क्लियर कर देते हैं हमारे एक एक क्वेश्चंस के डाउट कि ये चीज़ें ऐसे हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूझो जो थे वो अपने अंकल के घर गए थे दोस्तों। समर वैकेशन था इसलिए। समर वैकेशन पे नॉर्मली सब हम भी कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो पहेली और बूझो जो थे वो अपने अंकल के घर घूमने गए थे गर्मियों की छुट्टी में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके जो अंकल थे वो क्या थे, एक किसान थे। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल, सॉवेल्स, प्लाउ एक्सेट्रा इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे। टूल्स मीन्स दोस्तों औजार होता है बेसिकली, जैसे हम गांव में यूज़ करते हैं। खुरपी हो गया, सिकल्स, हंसुआ वगैरह, हंसिया वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली उन्होंने वो चीज़ देखा कहाँ पे, अपने अंकल के घर पे। तो अब बूझो का क्वेश्चन क्या था, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। मैं जानना चाहता हूं कि कहाँ और कब इस टूल्स का जो है वो यूज किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको भोजन की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन खुद बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपने खुद के जो भोजन है वो बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। जानवर की बात करें अगर हम, उसमें ह्यूमन बींग भी आते हैं, उनके बारे में बोल रहा है कि वो अपने खुद के भोजन नहीं बनाते हैं। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर एनिमल जो है वो अपने भोजन कहाँ से लेते हैं। उस एनिमल में दोस्तों ह्यूमन बींग भी इंक्लूड है, हम भी इंक्लूड हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन उससे पहले यह क्वेश्चन उठता है कि हमें भोजन क्यों लेना चाहिए, हम भोजन क्यों लेते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है दोस्तों, फूड से आती है।
और इस एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ऑर्गेनिज्म करता है फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस फंक्शन, वेरियस बॉडी फंक्शन, अपने बहुत सारे बॉडी फंक्शन को कैरी करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ ऑर्गेनिज्म करता है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से। अब ये जो बॉडी के वेरियस फंक्शन उसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया जो होती है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है, और जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बाहर बॉडी से बाहर निकालने में, उन सब चीज़ों की जो प्रोसेस होती है उसके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है दोस्तों, ऊर्जा की नीड होती है। तो वो ऊर्जा जो हमें है वो कहाँ से मिलता है? फूड से। तो इसी फूड से जो एनर्जी मिलती है उसकी जो यूटिलाइजेशन होता है, वो उसका जो यूज़ होता है वो ऑर्गेनिज्म करता है अपने वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। और हम मीन्स ह्यूमन बींग्स मीन्स एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड कहाँ से लेते हैं? वो अपने फूड्स प्लांट्स या एनिमल या बोथ दोनों से लेते हैं। अब बूझो क्या बोला? सिंस वी ऑल नीड फूड्स हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब बूझो बोलता है कि जैसे कि हम सबको भोजन की नीड है, तो हम कैसे इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, हमारे कंट्री में इतने ज़्यादा जनसंख्या में लोग हैं हमारे कंट्री में, तो इतने सारे लोगों को कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, कैसे उनको फीड करते हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहली क्या बोलती है? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। पहली बोलती है कि जो फूड होता है वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है, तो दैट्स वाई कि हम उसको जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फीड करने में यूज़ कर लेते हैं, उनको आसानी से हम दे देते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर हमको लार्ज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करना है फूड, तो उसके लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन मतलब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्रॉप्स के, ठीक है। उसके बाद से प्रॉपर मैनेजमेंट उसका करना पड़ेगा, मीन्स रख रखाव करना पड़ेगा उसका प्रॉपर। उसके बाद से उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, कहीं भी डेफी ना हो, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके हिसाब से हमें इन सब चीज़ों के जो है वो ध्यान देने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैटिक्स। 10,000 BC 10,000 BC जो लोग थे वो नोमैटिक्स हुआ करते थे। वो क्या हुआ थे? नोमैटिक्स हुआ करते थे। नोमैटिक्स मीन्स खाना बदोश, जो लोग एक जगह कुछ टाइम के लिए रहते थे फिर वहाँ से मूव कर जाते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते थे? भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, किसके तलाश में? शेल्टर्स एंड फूड्स, घर के तलाश में और भोजन के तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वो क्या करते थे? कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। और फिर बाद में उन्होंने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, किसके लिए? भोजन के लिए। तो जो बेसिकली नोमैटिक्स हुआ करते थे वो क्या करते थे? ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, किसके लिए? भोजन के लिए और शेल्टर्स के लिए, मीन्स रहने के लिए, मकान के लिए। फिर बाद में क्या हुआ? वो क्या खाते थे? तो वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने? जानवरों को मारना शुरू कर दिया भोजन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर बाद में क्या हुआ? वो धीरे धीरे क्या करने लगे? कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। धीरे धीरे उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया। उसमें उस फसल में क्या थे? व्हीट थे एंड अदर फूड क्रॉप्स, और बहुत सारे अलग फूड क्रॉप्स थे। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। इस प्रकार जो है वो एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई वो इस प्रकार हुई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार का प्लांट्स, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक ही प्रकार का प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर कल्टिवेट किया जाए ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल में, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रॉप्स बोलते हैं। मतलब समझिए, कोशिश कीजिए समझने का। एक जैसे प्लांट अगर मैंने बो दिया, जैसे एक वीट का प्लांट बो दिया, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोल सकते, उसको नॉर्मली प्लांट्स बोलेंगे। लेकिन अगर वही जैसे हमारे साइड में क्या होता है कि
नॉर्मली 1 हेक्टेयर 1 बीघा चलता है, ठीक है, ऐसे एक फील्ड का एरिया होता है, ठीक, या 1 कट्ठा, ठीक, जनरली। तो अगर हम बात करते हैं कि एक प्लांट कहीं बो दिया गया, या चलो मान लो 4-5 बो दिया गया, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। क्रॉप किसे बोलेंगे? तो अगर हम मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में पूरा केवल एक ही प्लांट बो दी, जैसे वीट की हमने कल्टीवेशन कर दी 1 हेक्टेयर में या फिर 1 बीघा में, तो उसको उस कंडीशन में क्या बोलेंगे उसको कि ये वीट का क्रॉप है, ठीक है। ना कि एक सिंगल वीट का प्लांट्स लगा दिया और हमने बोल दिया कि ये वीट का क्रॉप है, इसको हम क्रॉप नहीं बोल सकते। फिर सिंगल प्लांट है या फिर कुछ 1-2 प्लांट 4 प्लांट लगा दिए तो उससे हम उसको क्रॉप नहीं बोलेंगे। क्रॉप मीन्स कि एक लार्ज एरिया में एक ही प्रकार का प्लांट्स अगर हम लगा रहे हैं और उसका कल्टीवेशन कर रहे हैं लार्ज स्केल में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ द वीट। मीन्स अगर हम क्रॉप ऑफ वीट बोलते हैं तो इसका मतलब जो भी हम फील्ड में क्रॉप्स लगाए हुए हैं वो सारे के सारे वीट के ही क्रॉप्स होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब बोल रहा है दोस्तों कि हम मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए एंड फ्रूट्स हो गए, ठीक है दोस्तों। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड है? तो बेसिस ऑफ द सीजन, जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं। मीन्स सीजन मीन्स बेसिकली ऋतु जो होती है, हम जो क्लाइमेट बोल सकते हैं एक तरह से, जैसे सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, फिर बरसात हो गई सीजन, तो इस हिसाब से तो वो उसी के बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे दोस्तों क्लासिफाइड हुए हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक विशाल देश है, एक बहुत बड़ा देश है इंडिया, पॉपुलेशन के मामले में भी, और अगर हम बात करें कि एरिया उसके हिसाब से भी इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इंडिया में, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एंड रेनफॉल हो गया, ये क्या होता है एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या होता है? वेरी करता है दोस्तों, मीन्स चेंज होता रहता है। जैसे अभी मान लीजिए कि यूपी की बात करें, यूपी में इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है दोस्तों, लेकिन अगर इस समय मैं पुणे में हूँ, पुणे में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पुणे में इस समय दोस्तों जो टेम्परेचर वो मॉडरेट है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो यही बोल रहा है कि रीजन टू रीजन जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। उसमें उस क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारा टेम्परेचर भी आता है, ह्यूमिडिटी भी आता है और रेनफॉल भी आता है, तो वो वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक रीजन से दूसरे रीजन पे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर क्या बोल रहा है कि जो अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में अलग अलग तरह के बोए जाते हैं, उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड एंड दीज आर। अब बोल रहा है कि इस हिसाब से जो है 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई किया गया इंडिया में, ठीक है। और वो क्या है दोस्तों? एक जो है वो खरीफ क्रॉप्स है और दूसरा जो है रबी क्रॉप्स है। तो चलिए दोस्तों, अब जो ये क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो खरीफ क्रॉप्स के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। और जो रेनी सीजन होता है दोस्तों इंडिया में वो जनरली कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर तक होता है। अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स की खेती होती है दोस्तों? तो पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। क्यों आती है खरीफ क्रॉप्स में? क्योंकि ये रेनी सीजन में ग्रो करती हैं। और रेनी सीजन इंडिया में कब कब होता है दोस्तों? तो जून से सितंबर तक इंडिया में रेनी सीजन होता है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रोथ करते हैं, रेनी सीजन में जिनका सोइंग होता है उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, और रेनी सीजन जून टू सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि रबी क्रॉप्स क्या होता है। द क्रॉप्स विच
ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल जो है वो वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड एंड लिनसीड है। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। और अब जो सीजन है विंटर सीजन में अगर ग्रो हो रहा है रबी क्रॉप्स, तो विंटर सीजन कब से कब तक होता है दोस्तों? तो अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च तक जो होता है वो विंटर सीजन होता है हमारा। तो जो भी चीज़ें अब अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन होगा, मीन्स ठंड होता है उस समय, तो ठंड में जो भी फसलें उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और ठंड कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से मार्च तक इंडिया में ठंड रहता है दोस्तों। Besides this, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, मीन्स वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ दें दोस्तों, तो समर सीजन में पल्सेज, वेजिटेबल्स भी बहुत सारी जगहों पे ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस जो होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के वो क्या होते हैं? तो बूझो ने क्वेश्चन किया कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता कि जैसे कि सबके मन में सवाल उठेगा कि ये क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन ये जो अलग अलग क्रॉप्स हैं इनका क्लासिफिकेशन क्यों ऐसे ही है कि जो पैडी वगैरह है ये समर सीजन में हो रहा है, रेनी सीजन में हो रहा है, क्यों नहीं विंटर में हो रहा है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है कि पहली ने इसका आंसर किया कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा मात्रा में पैडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जरूरत है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए ये जो होता है केवल रेनी सीजन में ग्रो करता है दोस्तों। तो दोस्तों जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसी हिसाब से वो ग्रो करेगा। अब पैडी प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है कि उसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो इसलिए बरसात के मौसम में ग्रो करता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे स्टेप होते हैं अंडरटेकन बाय द फार्मर, जो एक किसान करता है एक फाइनल स्टेप तक पहुँचने। फाइनल जो उसका प्रोडक्शन होता है जो अनाज का, उस तक पहुँचने में जो किसान होता है वो बहुत सारे स्टेप को लेके चलता है, एक एक स्टेप को फॉलो करता है, तो जाके उसको लास्ट में उसकी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब क्या बोल रहा है कि आप भी आसानी से समझ सकते हैं इसको, जब आप एक गार्डनर को देखते हैं या फिर आप खुद ही जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं तो आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते होंगे दोस्तों। मीन्स पहले क्या क्या स्टेप्स से कैसे कैसे एक पौधा तैयार हो रहा है, तो वो सारी प्रोसेस आप भी फॉलो करते हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये बोल रहा है इधर, दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये एक्टिविटी या फिर ये जो टास्क है जो आप करते हैं, एक इनिशियल बीज से पौधा बनाना, उसके बाद से उससे फ्रूट्स, फल या अनाज जो भी आप लेते हैं, इन सारी चीज़ों, ये जो प्रैक्टिस आप करते हैं, ये जो सारे स्टेप आप ले रहे हैं, ये जो सारे टास्क कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आती हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सॉइल को प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, जब एक बार हमारा मिट्टी रेडी हो गया, उसके बाद से सोइंग मीन्स हम उसमें बीज डालेंगे, बुआई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हमने बुआई कर लिया तो अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। मीन्स प्लांट्स हमारा अच्छे से ग्रोथ हो, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ हो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसको न्यूट्रिएंट्स देना, न्यूट्रिशन देना उसको कहीं ना कहीं से। तो वो न्यूट्रिशन अगर उसको अभी क्या है कि अभी न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी हाई नहीं रह गई है दोस्तों, हमारे जो फील्ड्स वगैरह हैं, जो ज़मीन वगैरह है, तो उसके लिए हमें बाहर से उसको प्लांट्स को न्यूट्रिशन देना होता है। उस बाहर से न्यूट्रिशन में क्या कहता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मीन्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ता है हमें सोइंग के बाद से। अब जब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का यूज़ कर लिया दोस्तों, अच्छा अच्छा ग्रोथ हो गया प्लांट्स का, क्योंकि हमने बुआई कर दी, उसके बाद से उसको न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, तो वो ग्रोथ करने लगा।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिर उसको किस चीज़ की जरूरत होती है, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है वाटर की दोस्तों। अब वाटर की जब रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों, तो फिर हम उसको पानी देंगे, तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, इरिगेशन। ठीक दोस्तों, फिर उसकी हम सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई के बाद से क्या होता है दोस्तों कि जब हमने पानी दे दिया, खाद दे दिया, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक दो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे तो उसके साथ दो चार लोग और अच्छे उसी चीज़ में रह के, उन्हीं के संगत में रह के उनको कोशिश करेंगे कि दबा दें। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है दोस्तों कि वहीं दो चार ऐसे भी पौधे होते हैं जिनको हमें ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कुछ जंगली पौधे भी आते हैं जिनको हमें बेसिकली ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब वो क्या है कि वो वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिल रही हैं, उनको हमने मैन्योर डाला, तो अब हमने जो वांटेड प्लांट्स है जिनको हमें ज़रूरत थी उसको हमने अपने न्यूट्रिएंट्स और इरिगेशन किए, लेकिन उसी के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स थे उन्होंने भी वही न्यूट्रिएंट्स का यूज़ किया एंड पानी का यूज़ करके वो भी ग्रोथ करने का, और धीरे धीरे ग्रोथ जब उनका ज़्यादा होता है तो वो जो हमारा जो जिस प्लांट्स की हमें नीड है उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो प्लांट्स के साथ जो डेवलप करते हैं, जैसे घास फूस होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ डेवलप करते हैं, बाद में उसको हम या तो मेडिसिन का यूज़ करके छिड़काव करके उसको ख़त्म करते हैं, या फिर उसको हाथ से निकाल के अपने फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्टेप है, इरिगेशन के बाद आता है। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों हार्वेस्टिंग। अब जब इन सारी चीज़ों से बचा लिया हमने, वीड्स से बचा लिया, उसको मैन्योर दे दिए, उसको पानी दे दिया, तो फिर क्या किया, ये प्लांट जो हुआ हमारा अच्छे से ग्रोथ कर लिया, एंड फाइनल स्टेप आ गया अब उसकी कटाई की, हार्वेस्टिंग की दोस्तों। तो अब हम उसको काट लेंगे, उससे अपना जो भी अनाज होगा वो निकाल लेंगे, एंड देन उसको फिर नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप है उसका क्या होता है, स्टोरेज का, उसको स्टोर करना होगा फिर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये स्टेप्स सारे आते हैं, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात करेगा दोस्तों, तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो पहला स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक फसल को उगाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम है एक एग्रीकल्चर में, मीन्स एक कृषि में, वो है सॉइल को टर्न करना, उसको लूजन करना। मीन्स टर्न कैसे होगा, सॉइल गुड़ाई से नीचे की लेयर जो होती है वो ऊपर आ जाना, इसको ही बोलते हैं बेसिकली टर्न। ठीक है, और लूजन इट मीन्स एक जो हार्ड सरफेस है सॉइल का, उसको जब हम गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है, एंड जो नीचे की लेयर होती है वो क्या होती है, ऊपर आ जाती है। तो बेसिकली जो नीचे की लेयर है वो ऊपर आ जाती है, एंड मीन्स टर्न हो जाती है सॉइल, एंड लूजन इट, लूज हो जाती है सॉइल। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है कि रूट्स को अलाउ करता है प्लांट्स के, कि इसकी जो रूट्स है वो अंदर तक पेनिट्रेट करके सॉइल के गहराई तक जाए। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। और जो लूज सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं रूट्स को अच्छे से ब्रीथ करने में, वो भी तब जब जो रूट्स है वो डीप सॉइल के अंदर गया हो। ठीक है दोस्तों, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल्स अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली। अब बात होता है कि क्यों जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है, मीन्स जो लूज सॉइल है वो अलाउ करता है अच्छे से रूट्स को ब्रीथ करने में, ये भी क्वेश्चन है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो लूजन सॉइल जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है किसके ग्रोथ में, अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अर्थवर्म क्या होता है दोस्तों, अर्थवर्म जो होता है वो केचुआ होता है, जो बेसिकली एक एनिमल है केचुआ, वो होता है अर्थवर्म। एंड माइक्रोब्स जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारे पाए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, जैसे नाइट्रोबैक्टर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, इनके ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, लूजन सॉइल, जो एक तरह से बोल सकते हैं भुरभुरी मिट्टी। ठीक है, तो ये सॉइल जो होते हैं वो अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स आर
फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फार्मर के फ्रेंड्स के तौर पे जाने जाते हैं, मीन्स किसानों के दोस्त इनको कहा जाता है। किसको? जो अर्थवर्म होते हैं एंड माइक्रोब्स होते हैं, जो केचुआ और जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो वो किसान फ्रेंडली मीन्स किसानों के दोस्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्दर जो होता है वो मिट्टी को टर्न करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो नीचे की जो न्यूट्रिटिव लेयर है वो ऊपर आती है, फिर ऊपर की जो न्यूट्रिटिव लेयर है वो नीचे आती है, तो ऐसे टर्न होता रहता है, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो रूट से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों प्लांट्स को। तो इसलिए इसको फार्मर फ्रेंडली बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हो, बट वाई द सॉइल्स नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। लेकिन अब फिर बोल रहा है, क्वेश्चन फिर से पूछ दिया कि क्यों सॉइल्स को नीड है टर्न होने के लिए एंड टर्न करने की एंड लूज करने की। क्या जो होता है मिट्टी को पलटने की और उसको हल्का करने की हार्ड से। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पहले किसी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सॉइल्स में बहुत सारे मिनरल्स कंटेन होते हैं, वाटर कंटेन होते हैं, एयर कंटेन होते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कंटेन होते हैं, मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है दोस्तों। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज होते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। इस तरीके से क्या होता है कि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं वापस से सॉइल में। मीन्स एक बार जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, ये जो एनिमल्स या प्लांट्स जो होंगे वो डेड होंगे तो उनको डिकम्पोज करेंगे, और जब ये एनिमल्स और प्लांट्स डिकम्पोज होंगे तो उनसे जो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फर्दर सॉइल में रिलीज होंगे, वापस से सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सिंस only a few centimeters of the top layer of soil support plants growth। हम जानते हैं कि केवल जो few centimeters of the top layer है soil का वो केवल सपोर्ट करता है plant growth को, ठीक है दोस्तों। Turning and loosening of the soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो अब जो क्वेश्चन था कि हम टर्निंग और लूजनिंग क्यों करते हैं, तो ये इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जो नीचे की जो न्यूट्रिटिव लेयर है जो सॉइल की वो क्या हो सके, ऊपर आ सके। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो टॉप के जो कुछ सेंटीमीटर्स के जो लेयर होती हैं वही जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में। तो अब इससे क्या पता चल गया कि जो टर्निंग एंड लूजिंग क्यों करते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि जो नीचे की न्यूट्रिटिव लेयर है वो ऊपर है, और जो ऊपर की जो टॉप कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर है जो प्लांट्स को सपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स देने में, तो वो प्लांट्स को आसानी से वो न्यूट्रिएंट्स मिल सके उनको। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए जो टर्निंग एंड लूजिंग है सॉइल्स का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, एक फसल उगाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लाउजिंग। जो प्रोसेस होता है ये लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल का, उसको हम क्या बोलते हैं, और ये जो प्रक्रिया है जो जिससे हम मिट्टी को टर्न करते हैं और लूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लाउजिंग, ठीक है दोस्तों। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ, और ये किसके थ्रू होता है, ये एक प्लाउ को यूज करके होता है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुडन और आयरन, और जो प्लाउज होते हैं वो किसके बने होते हैं दोस्तों, वुड या आयरन के, मीन्स लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी जो होती है वो बहुत सूखी होती है, इट वॉज नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउजिंग, तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, उसको मिट्टी को पानी देना पड़ता है प्लाउजिंग से पहले। प्लाउजिंग में बेसिकली एक तरह से हम समझते हैं कि जुताई जो होता है ना, जुताई करते हैं हम, तो वो एक स्टेप है, तो उसके लिए प्लाउजिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मिट्टी हार्ड रहेगा तो बेसिकली ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर मिट्टी हार्ड रहेगा तो उसको थोड़ा सा ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो वही ये बोल रहा है यहाँ पे, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरी बिफोर प्लाउजिंग, तो उसको पानी डालना पड़ेगा प्लाउजिंग से पहले। द प्लाउज फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड स्क्रैम्स।
अब जो प्लाउड फील्ड होता है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्लम्स होते हैं, सॉइल के, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं। जब हम गुड़ाई करते हैं तो बड़े बड़े साइज़ के मिट्टी हमें मिलते हैं गुड़ाई में, तो उस बड़े बड़े साइज़ के जो मिट्टी के क्लम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और इस क्रम्स को ब्रेक करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन, और जो लेवलिंग होती है फील्ड की, जो हम बाद में फील्ड को लेवल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। किसके लिए? सोइंग के लिए एंड इरीगेशन के लिए। सोइंग मतलब जब हम बीज का छिड़काव करते हैं, फर्स्ट स्टेप मीन्स सेकेंड स्टेप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के। फर्स्ट स्टेप हमने प्रिपरेशन किया सॉइल का, उसके बाद से फिर हमने बीज डाला खेत में प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, तो वो सोइंग। तो सोइंग और इरिगेशन के लिए जो लेवलिंग होता है फील्ड का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, अगर लेवल में होगा तो सिंचाई बहुत जल्दी से होगी, बहुत अच्छे से होगी, और जो पानी होगा वो लास्ट टाइम तक ठहरा रहेगा। अब बात करते हैं लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, और लेवलिंग जो होता है सॉइल का वो किसके थ्रू होता है? लेवलर के थ्रू। आप लोग देखोगे बेसिकली गांव वगैरह में भी ट्रैक्टर के पीछे एक लेवलर यूज़ करते हैं, प्लेन कलर का प्लेन होता है। पहले तो लकड़ी का यूज़ होता था, वुडन, अभी मॉडर्न डे में बनाया आ रहा है कंपनी के थ्रू, वो आयरन का हो रहा है बेसिकली। तो वो लेवलर का यूज़ करते हैं उस जो फील्ड है उसको लेवल करने के लिए। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम सॉइल के अंदर मैन्योर यूज़ करते हैं बिफोर टिलिंग, गुड़ाई से पहले हम खाद का यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, ये क्या करता है? प्रॉपर मिक्सिंग में हेल्प करता है मैन्योर का, किसके साथ? सॉइल के साथ। क्यों पहले डालते हैं? ताकि जब हम गुड़ाई करें मिट्टी का, तो जो मैन्योर है, जो खाद है हमारा, वो आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। द सॉइल इज मॉइस्टेन बिफोर सोइंग, और जो सॉइल होना चाहिए वो सोइंग से पहले थोड़ा सा मॉइस्टेन होना चाहिए, थोड़ा सा नमी होना चाहिए उसके अंदर। जब भी हम बुआई करें तो उससे पहले थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, क्योंकि एक बीज को टेम्परेचर चाहिए होता है अच्छे से ग्रो करने के लिए, प्लांट्स में वाटर चाहिए होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट्स कैसे होता है, कहाँ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर सोइंग द सीड्स की बुआई से पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हम जो सॉइल के क्लम्स है, जो बड़े बड़े साइज के जो मिट्टी होते हैं, जब हम गुड़ाई करते हैं तो निकलते हैं, उन क्लम्स को क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है, ठीक है, ताकि हमें अच्छी उपज मिल सके, हमारे जो हम क्रॉप लगा रहे हैं उसकी अच्छी प्रोडक्शन हो सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और यह कैसे होता है? हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, बहुत सारे टूल्स के हेल्प से ही यह पॉसिबल है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लाउ, और जो मेन टूल्स होते हैं इस पर्पज के लिए यूज होते हैं उसमें क्या होता है? मेन प्लाउ होता है, हो होता है, एंड कल्टीवेटर होता है। ये सारी चीज़ें आजकल यूज होती है। जब भी गुड़ाई वगैरह होता है तो आप देख सकते हैं कभी बैल के पीछे, आजकल तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है कि बैल के पीछे ये जो नॉर्मल आप देख सकते हैं इसका यूज़ आजकल बहुत कम हो रहा है, ठीक है। आजकल तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो लोग ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, पीछे से अच्छी क्वालिटी की मशीनें आ रही हैं जो बहुत ही अच्छे से टिलिंग एंड प्लाउजिंग वगैरह में हेल्प कर रही हैं, वो हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लाउ क्या होता है। तो दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, ये बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है टिलिंग द सॉइल की गुड़ाई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स, और फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए क्रॉप्स के अंदर, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, एंड सॉइल को टर्न करने के लिए। मल्टीपर्पज़ यूज है इसका, ठीक है। ये क्या करता है? टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप्स,
फर्टिलाइजर को ऐड करने में हेल्प करता है क्रॉप्स में। रिमूविंग द वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, घास फूस वगैरह जो हमारे क्रॉप्स के साथ उगते हैं, उनको हटाने में भी हेल्प करता है। एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने में मीन्स लेयर, नीचे वाली लेयर को ऊपर लाने में भी हेल्प करता है, और ऊपर वाली लेयर को नीचे। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यह जो होता है वो बेसिकली किसका बना होता है, वुड का बना होता है। एंड ड्रॉ बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, और यह किसके थ्रू खींचा जाता है, तो बुल्स, बुल्स मीन्स सांड, सांड या अदर एनिमल जैसे हॉर्सेज एंड कैमल, इनके थ्रू ये क्या होता है, खींचा जाता है। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कंटेन होता है, जिसको ट्रायंगुलर मीन्स ट्रायंगल शेप में होता है, जिसको हम प्लाउशेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाउशेयर। और जो मेन पार्ट होता है प्लाउ का, वो एक लॉन्ग लॉग होता है, एक बड़ी सी लकड़ी होती है, बड़ी सी गट्ठा होता है, बड़ा सा गट्ठा होता है लकड़ी का, ठीक है, विच इज कॉल्ड प्लाउ सेप्ट, जिसको हम प्लाउ सेप्ट के नाम से जानते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सेप्ट, और सेप्ट के वन हैंड पे, एक साइड पे क्या होता है, हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और जो अदर एंड होता है वो अटैच होता है बीम से, ठीक है, अदर एंड जो होता है वो अटैच होता है बीम से, जिसको प्लेस किया होता है कहाँ पे, बुल्स के नेक पे, ठीक है, जो बुल्स के नेक पे बीम रखा होता है, ठीक है, बड़ी सी लकड़ी रखी होती है, आप इस इमेजेस में देख सकते हैं, ये बड़ी सी लकड़ी रखी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर जो अदर एंड है वो आके रुकता है, ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउ, और वन पेयर ऑफ बुल मीन्स, वन पेयर ऑफ बुल्स मीन्स दो बुल्स और एक आदमी आसानी से इस प्लाउ को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बिंग रिप्लेस बाई आयरन प्लाउ नाउअडेज, और जो हमारा इंडिजिनस वुडन प्लाउ था वो अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ही, मतलब मैक्सिमम रिप्लेस हो गया है बाई आयरन प्लाउ नाउअडेज, आजकल आयरन प्लाउ से रिप्लेस हो गया है। हो क्या होता है, इट इज अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। हो जो होता है एक सिंपल टूल होता है, एक साधारण सा औजार होता है जिसका यूज़ करते हैं हम किसको, वीड्स को हटाने में। वीड्स पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसकी हमें नीड नहीं होती है, जो हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रोथ करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर का यूज़ करके एंड वाटर्स का यूज़ करके, लेकिन हमें उनकी नीड नहीं होती है। तो बेसिकली जो होता है वो वीड्स को हटाने में काम करता है, लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल के लूजनिंग में भी हेल्प करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, इसमें एक लॉन्ग लकड़ी का रॉड होता है और आयरन का रॉड होता है, एक लंबा या तो लकड़ी का रॉड होगा या आयरन का रॉड होगा हो के अंदर। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, और एक स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट जो होगा उसके एंड में क्या होगा, फिक्स होगा, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ये किस तरह से वर्क्स करेगा, ब्लेड की तरह से, ठीक है। इट इज पुल्ड बाय अ एनिमल, और या फिर एक एनिमल के थ्रू खींचा जाएगा। अब कैसे होता है एक हो, वो देख लीजिए, हो कैसे होता है। दिस इज पिक्चर ऑफ हो, यू कैन इजली सी हियर, देखना दोस्तों, लास्ट एंड शार्प है, फिर दिस। तो ये हो गई दोस्तों हो की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कल्टीवेटर की। नाउ अ डेज प्लाउजिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है। आजकल जो प्लाउजिंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर के थ्रू हो रही है। ऐसा कल्टीवेटर एक
टूल्स बोल सकते हैं बेसिकली, वो किससे चलता है? ट्रैक्टर के थ्रू चलता है। ठीक है, ट्रैक्टर के थ्रू ड्राइव होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग की या एनिमल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर्स एंड टाइम्स। और जो कल्टिवेटर है उसका यूज जो होता है वो लेबर्स मीन्स हमारी मेहनत को बचाता है और हमारे समय को बचाता है। आप फिगर नंबर 1.1 में देख सकते हैं, 1.1C में कैसे ये हेयर पीछे कल्टिवेटर लगा हुआ है दोस्तों, एंड दिस इज ट्रैक्टर। तो इससे क्या होता है, हमारा मेहनत बचता है और हमारा टाइम बचता है, क्योंकि ट्रैक्टर से बहुत ही जल्दी बहुत ही लार्ज एरिया को हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है सोइंग का। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे। इसके पहले फर्स्ट स्टेप बात कर रहे थे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या टूल्स यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं दोस्तों सोइंग की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। सोइंग जो होता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। सोइंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो हमारा सीड्स का सिलेक्शन होता है कि हम कैसा सीड्स सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, अच्छी क्वालिटी का हो, साफ सुथरा हो और हेल्दी हो, ऐसे सीड्स का क्या करना पड़ता है? हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर जो होते हैं, किसान जो होते हैं, वो कौन से सीड्स को प्रीफर करते हैं, कौन से सीड्स को चुनना पसंद करते हैं? तो वो होता है दोस्तों ऐसी सीड्स जो हाई यील्ड दे, ऐसे सीड्स जो ज़्यादा उपज दे, ऐसे बीज जो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी कराएं किसान का। तो किसान नॉर्मली वही सीड्स को चूज करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स की बात करते हैं उससे पहली कुछ पूछ रही है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेजल्स एंड पोर सम वाटर्स ऑन देम। पहली क्या बोली कि एक दिन मैं अपने माता जी को देखा कि उन्होंने कुछ ग्राम के जो चने के जो कुछ बीज थे उन्होंने एक वेजल्स में डाला एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और कुछ पानी डाल दिया उसमें। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट्स ऑन द टॉप। कुछ समय बाद क्या देखा कि कुछ सीड्स जो हैं वो टॉप ऑफ द वाटर पे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। आई वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट्स ऑन वाटर। फिर पहली बोलिए कि मैं आश्चर्यचकित हो गई कि क्यों सम सीड्स मीन्स कुछ जो सीड्स है वो फ्लोट कर रहे हैं वाटर के ऊपर। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बीकर लीजिए, उसको आधा भरिए वाटर से, पानी से। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स, और उसमें एक मुट्ठी व्हीट के सीड डाल दीजिए। एंड स्टीर वेल, और उसको अच्छे से हिला दीजिए। वेट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए वेट कीजिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या ये सीड्स वाटर पे फ्लोट कर रहे हैं, पानी के ऊपर तैर रहे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंग। अब क्या बोला दोस्तों, इनमें से कौन सा लाइटर होगा और कौन सा हैवियर होगा? ठीक है, वाई वुड दे बी लाइटर। बोला जो लाइटर है वो क्यों लाइटर होगा? डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। अब बोल रहा है क्या कि जो डैमेज सीड होते हैं, जो डैमेज होते हैं मीन्स जो टूटे फूटे होते हैं, कहीं बीच से छेद है, कहीं कोने से टूटा हुआ है, तो वो क्या होंगे? डैमेज होंगे। तो बेसिक सी बात है कि वो लाइटर होंगे अदर देन, दूसरों के कंपैरिजन में अगर बात करें तो दूसरों से लाइटर होंगे। दैट्स वाई कि ये वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं दोस्तों। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड्स हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। और यह एक अच्छा और आसान तरीका है कि हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करने के लिए, कि जस्ट पानी लिया, पानी के अंदर डाल दिया। गांव में भी ऐसे करते हैं, हमने देखा हुआ है। जब हम छोटे थे तो गांव में जब हमारे दादाजी लोग खेती करने आते तो वो पहले सीड्स को क्या करते थे? पानी के अंदर डालते थे। पानी के अंदर डाल के रखने के बाद से जब ऊपर से कुछ सीधे जो बीज हैं जो फ्लोट करती थी, तैरती थी, तो उनको निकाल के फेंक देते। फिर जो नीचे जो बीज बचता था उसके तले में, उसको ले आकर फिर वो सोइंग करते थे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि जो भी सीड्स ऊपर रहेंगी वो मीन्स अनहेल्दी हैं,
उसका यूज़ नहीं है, उसको सोइंग करने से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, इसलिए उसको निकाल के फेंक देना। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं अच्छे सीड्स को और ख़राब सीड्स को। तो बिफोर सोइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हमें जानकारी होना चाहिए कि हम कौन से टूल्स का यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए। हमें जानकारी होना चाहिए कि हम कौन से टूल्स का यूज़ कर रहे हैं सोइंग के लिए, मीन्स सीड्स को छिड़कने के लिए, सीड्स की बुआई के लिए। ठीक है दोस्तों। ट्रेडिशनल टूल की बात है, द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। टूल्स जो ट्रेडिशनली यूज होता था, जो पहले यूज हुआ करता था सोइंग के लिए, वो एक फनल के शेप में हुआ करता है। एक फनल मीन्स कुप्पी वाला, जैसे लोकल लैंग्वेज में कुप्पी बोलते हैं, जब हम तेल वाला डालते हैं एक छोटे से स्पेस में, या पानी वाला, लिक्विड वाला, तो जब स्पेस कम होता है तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, वो यूज़ करते हैं। तो जो टूल्स था उस समय जो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था वो फनल शेप में हुआ करता था, सोइंग के लिए उसी चीज़ का यूज़ किया जाता था। ठीक। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। फिर सीड्स को हम क्या करते थे, फनल में भरते थे, उस कुप्पी में भरते थे। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और फिर 2 या 3 पाइप्स होते थे उसमें से, उसके थ्रू बीज होता था, पास होके शार्प एंड से निकलता था। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल, और ये एंड जो शार्प एंड जो था वो क्या करता था, सॉइल को पियर करता, मीन्स उसके अंदर होल करता था, एक तरह से बोल सकते हैं, अंदर तक घुसता था। एंड प्लेस सीड्स देयर, और फिर वहाँ पर सीड्स को प्लेस करता था। तो ये दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड हो गया। आप देख सकते हैं हियर फनल लाइक स्ट्रक्चर, कुप्पी की तरह, फिर नीचे शार्प एंड, 2 लोग एक सीड डाल रहे हो और एक इसको चलाने में हेल्प कर रहे हो, और ये 1 पेयर ऑफ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में। नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल्स। नाउअडेज द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आजकल जो यूज हो रहा है वो सीड ड्रिल्स है, जो ट्रैक्टर के थ्रू यूज होता है सोइंग के लिए। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और ये जो होता है ये सो करता है, मीन्स ये बुआई करता है सीड्स का यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस पे मीन्स एक सीड अगर यहाँ पे तो दूसरा सीड वहाँ से 2 सेंटीमीटर गैप है, तो तीसरा सीड भी 2 सेंटीमीटर गैप है, चौथा पे, तो ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्टेंस होती है इसकी, एंड डेप्थ भी जो होती है वो भी यूनिफॉर्मली होता है। ये नहीं कि कुछ एक जो है वो 4 सेंटीमीटर अंदर चला गया, दूसरा जो है वो 2 सेंटीमीटर अंदर ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मॉडर्न डेज में जो सोइंग के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, सोइंग के लिए जो टूल्स यूज हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूनिफॉर्म डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूनिफॉर्म डेप्थ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं सीड्स को। ठीक है दोस्तों। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और फिर ये भी इंश्योर करते हैं ये चीज़ें कि सीड्स जो है वो कवर्ड हो जाए सॉइल से आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद, मीन्स जब बीज डाल दिया अंदर तो उसको फिर कवर भी करना, ये भी इंश्योर हो जाता है इससे। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। अब ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है उसको वापस से कवर करना, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं उनसे बच सके, नहीं तो फिर चिड़िया आएंगी हमारी प्यारी सी नन्ही सी और उसको चुन के लेके जाएंगी। फिर जो प्रोडक्शन होगा हम तो सोचेंगे कि हमने अच्छा खासा अपना लगा के रखा है, लेकिन बाद में जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा हमें प्रोडक्शन का, वो यील्ड होगा बहुत ही ज़्यादा कम होगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स, और जो बुआई होता है बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स का यूज़ करके जो हम सोइंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा समय और बहुत ज़्यादा हमारा लेबर मीन्स मेहनत बचाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को और अच्छा भी लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको
जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनको कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें किस टॉपिक पे आपको डाउट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का डाउट जो है वो वहीं पे क्लियर कर दूं, या फिर मैं उसके लिए उस टॉपिक के लिए जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डाउट होगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। अब बूझो वापस से क्वेश्चन करता है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है मेरे स्कूल के नज़दीक में। नर्सरी बेसिकली वहाँ पर वो प्लेस होता है दोस्तों जहाँ पर प्लांट्स को नर्स किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया जाता है, स्टार्ट में उनको अच्छे से देखभाल किया था, तो उसको नर्सरी बोलते हैं। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। मैंने नोटिस किया, मैंने पाया कि छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो स्मॉल बैग्स में वहाँ पर रखे हुए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। अब पूजो बोला कि वो वहाँ पर ऐसे क्यों रखे हुए हैं, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं वो बैग्स में वहाँ पर नर्सरी के अंदर क्यों रखे हुए हैं, पूजो पूछता है। तो पहली, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। पहली क्या बोलती है, सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, कि कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं वो पहले, जैसे पैडी हो गया, उनको पहले ग्रो कराया जाता है नर्सरी में, ठीक है, क्लियर। पहले उनको नर्सरी में ग्रो कराया जाएगा, व्हेन दे ग्रो इनटू द सीडलिंग, और जब वो ग्रो होकर सीडलिंग बन जाएंगे, जब वहाँ से छोटे छोटे अंकुरित हो जाएंगे, ठीक है, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली, फिर उनको मैनुअली ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स भी होते हैं वो भी नर्सरी में ग्रो करते हैं, कुछ फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं वो भी नर्सरी में ग्रो करते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बूजो ने बोला कि मैं एक बार मेरे स्कूल के पास नर्सरी था, तो मैंने नर्सरी देखा, नर्सरी में कुछ प्लांट्स जो थे वो बैग्स के अंदर डाल के रखे हुए थे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों, तो पहली बोलती है कि प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे पैडी के प्लांट्स हो गए, उनको पहले नर्सरी में ही उगाया जाता है, फिर उनको मैनुअली शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह। बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होता है, जो एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, मीन्स एक 2 सेंटीमीटर पर रख दिया, फिर दूसरा 2 सेंटीमीटर, फिर तीसरा 2 सेंटीमीटर, ऐसे गैप जो होता है नॉर्मली यूनिफॉर्मली, वो किस लिए जरूरी होता है दोस्तों, वो नेसेसरी होता है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। ओवर क्राउडिंग होने से, ओवर क्राउडिंग मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, ओवर क्राउडिंग मतलब जैसे एक रूम हो गया, उस रूम में हमने, अगर एक रूम है तो 2 से 3 लोग आसानी से रह सकते हैं, 3 से 4 लोग आसानी से रह सकते हैं एक रूम में। लेकिन अगर हम 40 भर दें उसमें, क्या होगा, ना कोई ढंग से सो पाएगा, ना कोई ढंग से खा पाएगा, ना कोई ढंग से सांस ले पाएगा, ठीक है। तो ये परेशानी होती है दोस्तों। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ अप्लाई होगा दोस्तों, कि अगर हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे प्लांट्स नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ओवर क्राउडिंग होने के वजह से एक तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा उनका, एक के ऊपर एक आपस में उलझ के, ठीक। दूसरा, ओवर क्राउडिंग होने से जो न्यूट्रिशन की सप्लाई है रूट्स के थ्रू, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डेफी हो जाएगा इवन। तो फिर जब न्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम ओवर क्राउडिंग से बचाते हैं प्लांट्स को, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगाते हैं अगर, तो ये क्या करता है, अलाउ करता है प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट, ज़्यादा अच्छे मात्रा में सनलाइट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब सनलाइट अच्छे से मिलेगा मीन्स प्रोडक्टिविटी अच्छे से होगी प्लांट्स की, सॉरी। At times, a few plants may have to be removed to prevent crowding. कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स को हमें रिमूव भी करना होता है क्राउडिंग से बचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ प्लांट्स को रिमूव भी करना होता है क्राउडिंग से बचाने के लिए। एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंसेस जो ऐड किए जाते हैं सॉइल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में,
फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ होने के लिए प्लांट्स का ऐसे सब्सटेंसेस को दोस्तों मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉइल्स के अंदर यूज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हेल्दी ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स के, उनको क्या बोलते हैं? मैन्योर या फर्टिलाइजर। अब बुजो क्या बोलता है कि आई सा हेल्दी क्रॉप्स ग्रोइंग इन द फार्म, मैंने एक हेल्दी क्रॉप्स देखा फार्म में ग्रो कर रहा था, ठीक है, फार्म में ग्रो कर रहा था। इन द नेबरिंग फार्म, और बगल वाले फार्म में देखा द प्लांट्स वर वीक, जो प्लांट्स थे वो वीक थे। मतलब एक फार्म में देखा तो हेल्दी प्लांट्स थे, बगल वाले फार्म में देखा दूसरे में तो वहाँ पर जो प्लांट्स थे वो बहुत वीक थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर, क्यों कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं दूसरों से? ये भी क्वेश्चन है, क्यों कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट से अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ की ग्रोथ अच्छी होती है, कुछ की ग्रोथ बहुत कम होती है। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ बच्चे जो होंगे उनकी ग्रोथ अच्छी होती होगी, उनकी बॉडी भी अच्छी बनती होगी, कुछ होते होंगे बहुत ही पतले होते होंगे, हाइट कम होता होगा, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता होगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के ऊपर होती है, किसको कितना ज़्यादा अच्छा खाने को मिल रहा है, कौन हेल्दी डाइट ले रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बूजो का बेसिकली यही क्वेश्चन था कि एक फार्म देखा उसमें प्लांट्स लगा हुआ था, वो अच्छे से डेवलप कर रहा था, और दूसरा फार्म देखा वहाँ पर भी प्लांट्स लगे हुए थे, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे थे। इसके पीछे रीजन क्या है? सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, सॉइल जो होता है वो सप्लाई करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। जो बेसिकली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है? सॉइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल होते हैं। इन सर्टेन एरिया, कुछ एरिया की बात करें, फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप को उगाते हैं आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, सेम फील्ड में एक फसल उगा लिया, फिर सेम फसल वापस रिपीट। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, फील्ड को कभी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ना है, ठीक है। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स, सोचिए क्या होगा न्यूट्रिएंट्स के साथ। कंटिन्यूअस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, अगर हम कंटिन्यू कल्टिवेट कर रहे हैं क्रॉप्स का, ठीक है, तो जो सॉइल होगा उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत पुअर हो जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं जो पेड़ पौधों को मिलेंगे उसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज, कुछ अगर एरियाज की बात करें, फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, फार्मर जो होते हैं क्रॉप को ग्रो करते हैं आफ्टर क्रॉप ऑफ द क्रॉप इन द सेम फील्ड, जैसे ये एक फसल उगाया फिर वहाँ पर दूसरा फसल उगा देंगे। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो, फिर जो फील्ड होगा वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं होगा। इमेजिन व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप बार बार एक ही क्रॉप्स को उगाओगे, लगातार क्रॉप्स उगाते रहोगे, तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होगी वो कम होगी। अब क्या होगा? Therefore farmer have to add manure to the field, अब ये जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको कम करने के लिए जो फार्मर होते हैं वो क्या यूज करते हैं? मैन्योर का यूज करते हैं फील्ड में, ठीक है, टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने के लिए। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स, और अगर इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग हुआ, मीन्स आपने अगर खाद को अच्छे से नहीं डाला और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में डाला, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स होंगे, आप जो सो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मैन्योर जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। कैसे ऑब्टेन होते हैं?
तो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होते हैं। तो मैन्योर जो होते हैं एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और कैसे ऑब्टेन होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनके डिकम्पोजिशन, उनके सड़ने गलने से मैन्योर बनते हैं। फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स जो होते हैं वो डंप करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को इन पिट्स, एक गड्ढे में डंप करेंगे प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को, ठीक है, एक गड्ढे में डाल के रखेंगे एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू बी डिकम्पोज, और फिर इसको अलाउ करेंगे, मीन्स इसको छोड़ देंगे ताकि ये डिकम्पोज हो, ठीक है, सड़े गले। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है दोस्तों, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म होता है, जो हमारे आंखों से नहीं दिख सकते, उनके थ्रू डिकम्पोजिशन होता है इन वेस्ट प्रोडक्ट का, जो एनिमल या प्लांट्स का होता है, ठीक है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो डिकम्पोज मैटर होता है, ठीक है, ये बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोज इन क्लास 6। और आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कि वर्मी कंपोज क्या होता है क्लास 6 में। नेक्स्ट दोस्तों, एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग और ग्राम सीड्स को लीजिए और उसको जर्मिनेट कीजिए। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, 3 इक्वल साइज के सीडलिंग लीजिए, ठीक है। जब आपने मूंग या ग्राम के सीड्स को लिया, उसको जर्मिनेट कर लिया, फिर अब उस सीडलिंग में बन गया, सीडलिंग में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ से 3 इक्वल साइज का सीडलिंग लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेजल्स, 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेजल्स को चूज कीजिए, लीजिए, मार्क देम ABC, और उसको ABC करके मार्क कीजिए। टू ग्लास A एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। ग्लास A में क्या करना है कि थोड़ा सा मिट्टी डालना है, ठीक है, और थोड़ा सा काउ डंग डालना है, ठीक है, गाय का गोबर। इन ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, ग्लास B में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल डालना है, ठीक है, एज मिक्स विथ द लिटिल यूरिया, और उसको थोड़े से मात्रा में यूरिया के साथ मिक्स करना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन अ ग्लास C, ग्लास C में भी सेम अमाउंट में सॉइल लेना है, विदाउट एडिंग एनीथिंग, बिना कुछ ऐड किए। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। अब क्या करना है कि पोर करना है सेम अमाउंट ऑफ वाटर को एक एक ग्लास में, ठीक है, तीनों ग्लास में ABC में सेम अमाउंट ऑफ वाटर भी डाल दिया, मीन्स मान लो 50 ml वाटर डाल दिया तीनों ग्लास में ABC में, ठीक है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब उसको क्या करना है, एक सुरक्षित जगह पर रख देना है और उसमें डेली पानी देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन बाद उनके ग्रोथ को जो है वो ऑब्जर्व करना है, उनके ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस। क्या जो प्लांट्स हैं सारे ग्लासेस के, वो क्या सेम पेस में ग्रो कर रहे हैं। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन सा जो ग्लास है वो बेटर ग्रोथ शो कर रहा है प्लांट्स का। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किस ग्लास में जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा तेज है। द फर्टिलाइजर आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर होता है वो केमिकल होता है और ये भरपूर होता है किससे, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स से। कुछ ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे भरा होता है, जैसे यूरिया तो उसमें यूरिया ज़्यादा होगा, ठीक है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती उसमें। तो बोला कि फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होगी वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू हाई होगी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब बोल रहा है कि ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ये सारे क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, फर्टिलाइजर के। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर टू गेट बेटर
यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फार्मर्स का हेल्प करते हैं किसमें, बेटर यील्ड करने में, अच्छा प्रोडक्शन करने में, किसके, क्रॉप्स के, सच एज वीट, पैडी एंड मेज। जैसे एग्जांपल में वीट हो गया, पैडी हो गया और मेज हो गया, मक्के की फसल हो गई, गेहूँ की फसल हो गई, चावल की फसल हो गई। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा करते हैं, हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, वो क्या करेगा, सॉइल को कम फर्टाइल कर देगा, मतलब उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब फर्टिलाइजर जो है वाटर पॉल्यूशन भी करता है, ठीक है, एक सोर्स है वाटर पॉल्यूशन करने का। ठीक। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इसलिए मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनाए रखने के लिए, मीन्स फर्टिलिटी को बढ़ाए रखने के लिए, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। हमें एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ा फर्टिलाइजर का, वो क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, या फिर फील्ड्स को क्या करें, अनकल्टिवेटेड छोड़ दें इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। जब हम दो क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उसके बीच में एक क्रॉप्स अभी उगाया, फिर कुछ टाइम के लिए उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम के बाद से जब भी होगा वो सीजन में, तब उसको वापस से कल्टिवेशन कीजिए। तो इससे इस तरह से भी बचा सकते हैं। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल्स टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अब यूज ऑफ मैन्योर जो है वो क्या करता है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स, सॉइल्स के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और उसके वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को, मीन्स जो वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है उसको भी मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करता है, सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट्स के साथ रिप्लेस कर देता है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अनदर मेथड जो है ये रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल का न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो होता है क्रॉप रोटेशन, मीन्स फसल को रोटेट कर करके बोना। ठीक है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। और यह कैसे होगा, तो ये होगा ग्रो करने से डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब एक बार ये उगा लिया, अगली बार ये उगा लो, फिर उसके बाद ये उगा लो, फिर ये उगा लो, ऐसे करके। अर्लियर फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फूडर इन वन सीजन। जो पुराने ज़माने के किसान थे नॉर्दर्न इंडिया के, वो यूज़ करते थे क्या दोस्तों, लेग्यूम्स, मीन्स जो दाल वगैरह के प्लांट्स होते थे उसको यूज़ करते थे एज अ फूडर इन वन सीजन, फूडर के तौर पे एक सीजन में, एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, और वीट गेहूं का अगले सीजन में, मतलब एक सीजन में दाल उगा दिया, अगले सीजन में गेहूं उगा दिया। ठीक है दोस्तों। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, और ये हेल्प करता था सॉइल को नाइट्रोजन के साथ रिप्लेनिश करने में। एंड फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर जो होते थे वो इनकरेज होते थे इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने में। ऐसी चीज़ें जो होते थे वो फार्मर बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिए, फिर बहुत ज़्यादा उपयोग में ले लिया अपने। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट रहिजोबियम बैक्टीरिया। प्रीवियस क्लासेस में आपने रहिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। दिस आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो होते हैं नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लेग्यूम्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। रूट्स, लेग्यूम्स प्लांट्स में जो दलहन वाले प्लांट्स होते हैं, दाल वाले, उनके जो रूट्स होती हैं उस पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको नोड्यूल्स बोलते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। आगे जाएंगे तो जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे, हायर स्टडी होगी, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे कि प्लांट्स क्या, लेकिन प्लांट्स क्या है, उसमें नोड्यूल्स क्या होता है, कैसे इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और कैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अभी हम दोस्तों डिफरेंस पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स के बारे में।
फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। मैन्योर जो होता है वहीं पे मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। और ये कैसे ऑब्टेन होता है? डिकम्पोजिशन मतलब सड़ने करने से कैटल डंग्स, जो कैटल डंग्स होते हैं जैसे गाय का गोबर हो गया या फिर भैंस का गोबर हो गया, अगर किसी का भी होता है, कैटल डंग्स के डिकम्पोजिशन से या जो प्लांट्स रेसिड्यू हो गए जो लास्ट में पेड़ पौधे काटने के बाद से जो फल वगैरह काटने के बाद से जो उनके अदर पार्ट्स होते हैं उनके सड़ने गलने से मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर जो होता है वो फील्ड में प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर किसी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल्स को। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और वहीं पे अगर हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो मैन्योर होता है वो लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल्स में। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में उसमें होता है क्या? प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड पोटेशियम हो गया। वहीं मैन्योर की अगर हम बात करें तो मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर में बहुत ही कम मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमने दोस्तों फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच के डिफरेंसेस के बारे में जान गए। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मैन्योर पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो कंसीडर किया जाता है बेटर देन द फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है मैन्योर को, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा माना जाता है मैन्योर को। क्यों? दिस इज बिकॉज, या क्यों ऐसा होता है? इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है सॉइल का वो इनहेंस करता, बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। और मैन्योर जो होता है वो सॉइल्स को पोरस बनाता है, जिसके थ्रू जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होते हैं सॉइल्स में वो ईजिली हो सकते हैं, हो जाते हैं। जो गैसेज के एक्सचेंज होते हैं, पोरस मीन्स छोटे छोटे होल्स टाइप से गैप बना जाता है सॉइल्स के पार्टिकल्स के बीच में, तो उसकी वजह से जो गैसेज एक्सचेंज है वो बहुत ही आसानी से होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं? नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जो वो माइक्रोब्स जो हेल्प करते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन में अच्छे से। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल्स। और ये टेक्सचर ऑफ सॉइल्स को भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये हम पार्ट 1 को ही कंसिडर करेंगे, ये हम पार्ट 1 में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट फिर से लेके आएंगे हम इसी का पार्ट 2, उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अपने ऊपर और मुझे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा अपने वीडियोज़ पे और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से, आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करूँ। तो उसके लिए आपको दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट में पूछिए अपने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होते हैं। और ये भी बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पे आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।